हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें 1650 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां 1650 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। इस दौरान वो काशी की जनता के लिए 1450 करोड़ की कुल 25 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल पीएम के स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद रहेंगे। तो ये तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा है। यहां पे पहुंचेंगे, 1650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां काफी जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, राज्यपाल आएंगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर वाराणसी कैंट रोपवे स्टेशन, तमाम जो मॉडल है यहां पर विकास परियोजनाओं का, वो यहां पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बाद बात करते हैं गृह मंत्री की। कर्नाटक के दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शाह पूर्व सीएम येदियुरप्पा से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थ और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार कर्नाटक दौरों की मदद से भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज करने में जुट गई है बीजेपी। शाह 23 मार्च की रात कर्नाटक के लिए निकले हैं। वो बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर 24 मार्च सुबह उनसे मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह बेंगलुरु के बाहरी इलाके स्थित कोम्मा घाटा गांव जाएंगे, जहां वो सहकारा समृद्धि सौध की आधारशिला रखेंगे और सहकारिता मंत्रालय की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक 26 मार्च को अमित शाह फिर कर्नाटक आएंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में होने हैं और निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में रहेंगे और शाह जो है वो पूर्व सीएम येदियुरप्पा के आवास पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। मई में चुनाव होने हैं कर्नाटक में और उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात की जाए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ समय पहले कर्नाटक गए थे, वहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। तो गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थ और राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार कर्नाटक दौरों की मदद से भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज करने में जुट गई हैं, तो कर्नाटक को साधने की कोशिश कर रही है। हेलो इंडिया में अगली बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी सजा मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। राहुल गांधी सजा मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। राज्यों में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। संसद भवन से आज कांग्रेस के नेता मार्च करने वाले हैं। जयराम रमेश ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय भी मांगा है। कांग्रेस ने मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेने और जनता के बीच उतरने का फैसला किया है। मुख्य विपक्षी दल 27 मार्च को दिल्ली और अन्य राज्यों में इस विषय को लेकर प्रदर्शन करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस ने अपने और कई विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि करीब 50 सांसद, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेता मिले। उन्होंने बताया कि खड़गे ने आज सुबह 10 बजे विपक्ष की पार्टियों को बुलाया है। इसके बाद 11:30 और 12 बजे सारे विपक्षी सांसद संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दोपहर को हमने सभी विपक्ष की पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति से समय मांगा है। वहीं बीती शाम कांग्रेस अध्यक्ष, सारे पीसीसी के अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की भी बैठक होगी, जहां राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे उन पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 27 मार्च को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जाएगा। बात अब दिल्ली की करते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में आज सुनवाई होगी। सिसोदिया के वकील ने पहले भी रखी थी कई दलीलें। 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब नीति मामले में आज सुनवाई होगी। सिसोदिया के वकील ने पहले भी रखी थी कई दलीलें और 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सिसोदिया के वकील ने अदालत में कहा है कि सिसोदिया ने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक सिसोदिया ने गवाहों को प्रभावित किया, सिवाय एक अस्पष्ट दावे के कि वो गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में। उन्होंने कहा यही नहीं, सिसोदिया के पास से एक पैसा भी नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया से हिरासत में पूछताछ की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर जमानत दी जाती है तो वो अदालत की ओर से लगाए गए सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। सीबीआई के सरकारी वकील ने सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत के सामने कहा कि इस मामले में सिसोदिया ने बार-बार फोन बदलना कोई निर्दोष कार्य नहीं है, बल्कि सबूतों को नष्ट करने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो वो निश्चित रूप से आबकारी नीति में सबूतों को नष्ट करने की स्थिति में हो सकते हैं। जमानत अर्जी को आधारहीन होने के कारण खारिज किया जा सकता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने ईडी के मामले में एक और जमानत याचिका दायर की है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी को नोटिस जारी किया और ईडी मामले में जमानत अर्जी को 25 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजीवनी घोटाले में अशोक गहलोत पर मामला दर्ज हो गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। तो संजीवनी घोटाले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को अभियुक्त बनाए जाने के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासी लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर मानहानि केस में अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी करने पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीएम अशोक गहलोत को समन जारी करने के आदेश पर आज फैसला आ सकता है। संजीवनी घोटाले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान को मानहानि बताते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में केस दायर किया था। मानहानि केस की शुरुआत सुनवाई के बाद अब समन जारी हुई। इसमें गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। वहीं समन जारी होने के बाद ही इस मामले में आगे का एक्शन तय होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विकास पावा पेश हुए। विकास पावा ने तर्क दिया कि 2019 में दर्ज एफआईआर के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेबुनियाद आरोप लगाए, पूरे परिवार को अभियुक्त बनाया गया और इस वजह से मानहानि हुई है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, संजीवनी घोटाले में अशोक गहलोत पर मामला दर्ज हुआ है। बात हरियाणा की करते हैं। सीएम मनोहर लाल सभी डीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रदेशों के सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ उनकी बैठक होगी। सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर्स की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हरियाणा से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सभी डीसी के साथ बैठक करेंगे। कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर सीएम मनोहर लाल बातचीत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज 11 बजे सभी डिप्टी कमिश्नर्स की बैठक होगी। राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं परियोजनाओं पर सीएम मनोहर लाल बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां सीएम मनोहर लाल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। राज्य में जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर यह चर्चा की जाएगी। 11 बजे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो बैठक करने वाले हैं।
बात अब हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। बैठक शिमला के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5:30 बजे शुरू होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई पद भरने का फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय शिमला के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। वहीं मंत्रिमंडल की यह बैठक शाम 5:30 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में कई पद भरने का फैसला लिया जा सकता है। लोक सेवा आयोग 10 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बात अब तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा ने एक बार फिर सर्वसम्मति से ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। राज्यपाल आरएन रवि ने इसे पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस कर दिया था। वहीं विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वो कई जिंदगियों के नुकसान को देखते हुए इसे भारी मन से पेश उन्होंने किया है। इसके साथ ही कई सदस्यों ने बिल पर अपना समर्थन व्यक्त किया है और इसे वापस करने के लिए राज्यपाल रवि का विरोध किया है। बता दें कि ऑनलाइन जुए में पैसा गंवाने के बाद हाल ही में कई लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। ओडिशा के पूर्व राजस्व मंत्री मनमोहन सामल को प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सामल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। समीर मोहंती की जगह मनमोहन सामल को यह जिम्मेदारी दी गई है। सामल इससे पहले भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से 2009 तक धामनगर से विधायक रहे मनमोहन सामल बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने धामनगर उपचुनाव में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इस दौरान सामल ने कहा कि राज्य में सरकार अन्याय और दमन में डूबी हुई है। बीजेपी अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी। बात एक बार फिर से कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर 1-2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि विधानसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची 1-2 दिन में जारी की जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी पर भी शिव कुमार ने हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जेपी नड्डा को राहुल गांधी से डर लगता है। राहुल गांधी की सादगी ने बीजेपी में डर पैदा कर दिया है, इसलिए वो हर दिन राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले इससे पहले राज्य में टीपू सुल्तान की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी के मंत्री ने दावा कर कहा है कि वो कलिंगा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 2 सरदारों उरी और नांजे गौड़ा ने टीपू सुल्तान की हत्या की। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर कहा कि जब शोध होगा और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, हमें जीत मिलेगी। पार्टी को कोई झटका लगने का सवाल ही नहीं है। मैं केवल उरी गौड़ा और नांजे गौड़ा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आजादी के बाद कर्नाटक समेत देश भर में कई ऐतिहासिक सच दबा दिए गए और इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया। सभी को मालूम है कि तब किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर अब सच्चाई बताई जाती है तो उसे हजम नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं मेयर का चुनाव वार्ड नंबर 46 से विशाल दर्गी और डिप्टी मेयर का चुनाव वार्ड नंबर 25 से शिवानंद पिस्ती ने जीता। बता दें कि कलाबुर्गी नगर निगम की कांग्रेस सदस्य वर्षा जिन ने अदालत से मेयर चुनाव स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। ए.के. गोपन्ना ने कहा कि बीजेपी की हरकत ऐसी अलोकतांत्रिक तरीकों को दर्शाती है। ये मानहानि का झूठा मामला है, जनता सब कुछ देख रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया मानहानि केस में।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि झूठा मामला है जिसमें राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान के मामले पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की फितरत बन गई है कि न्यायालय में अपनी बातों के लिए मुकदमे फेस करते रहते हैं। राहुल गांधी जी की एक फितरत बन गई है कि वो न्यायालय के में गलत बातों के लिए मुकदमे फेस करते ही रहते हैं। याद करिए 2019 के चुनाव में उन्होंने राफेल के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को गलत ढंग से कोट करने के लिए लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर संघ को दिए गए बयान के लेकर उनका केस चल रहा है और इससे पूर्व भी अगर आप देखें तो कई मामलों के ऊपर वो ऐसे चीजों के ऊपर कोर्ट में केस सामना कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, एक समुदाय को अपमानित और लांछित करने का जो प्रयास किया गया वो बहुत दुखद है और ये कहीं से भी भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो का प्रतीक है। पर उससे भी बड़ा अपराध जो राहुल गांधी जी ने किया है, पूरे देश की गरिमा, सार्वभौमिकता और लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास विदेश की धरती से जो किया है, वो मेरे विचार से अक्षम्य है। हो सकता है यहां पर उन्हें माफी मांगकर कुछ राहत मिल जाए, परंतु देश से तो उनको बगैर शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी। राहुल के मोदी सरनेम मामले को लेकर तेलंगाना से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इस मामले में लीगल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जरिए हमें आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये याचिका बीजेपी के एक विधायक ने डाली थी, लेकिन हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। हम लोग वो केस कैसे लड़ना, लीगल बैटल हम करने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक लाइफ में जब हम है हर इंटरप्रिटेशन को कोई ना कोई ऐसा लिटिगेशन लगाते, कोई जुडिशियल काम किए तो कोई पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन ही नहीं करेगा। कि ये सब सारे पूरा देश चर्चा करने का जरूरी है, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। रमजान के पाक महीने की आज से शुरुआत हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रखते हैं रोजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम को इफ्तार के साथ पूरा होगा पहला रोजा। तो रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो रही है। इस बार जैसे पूरे मुल्क में तरावी का आगाज आज से हुआ है और पूरे मुल्क में तरावी हो नमाज पढ़ाई जा रही है। और इस बार तैयब हॉल ऐशबाग ईदगाह में खालिद साहब ने औरतों के लिए भी इंतजाम कराया तरावी पढ़ने के लिए, जैसे कि पहले नहीं होता था। आपके खालिद साहब ने औरतों के लिए भी इंतजाम यहाँ कराया है, जो कि एक अच्छी पहल है। तरावी की नमाज पूरे मुल्क के अमन शांति के लिए दुआ की जाएगी। मुसलमानों के और सारी कौमों के लिए अमन शांति की दुआएं की जाएंगी, तरक्की के लिए दुआएं की जाएंगी। जी वाजिद उमर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना नसीब किया और रमज़ान में अल्लाह का एक नूर और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। रहमतों और बरकतों का महीना है। बढ़ते हैं आगे। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी एसआईटी के सामने पेश हुए, जहां रेवंत रेड्डी ने प्रश्न पत्र लीक के संबंध में एसआईटी को एविडेंस सबमिट किए। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईटी की जांच के विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। टीएसपीएससी लीक मामले में एविडेंस सबमिट किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अगली बड़ी खबर झारखंड से। धनबाद में घर पर गिरा ग्लाइडर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनबाद में घर पर ही ग्लाइडर गिर गया। पायलट समेत 2 लोग इसमें घायल हो गए। तो धनबाद में घर पर ग्लाइडर गिर गया। धनबाद एयरपोर्ट से ग्लाइडर ने उड़ान भरी थी। धनबाद में हवाई सैर कराने के लिए शुरू हुई थी ग्लाइडर सेवा, लेकिन ग्लाइडर गिर गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें 2 लोग घायल हो गए, पायलट समेत।
तो पायलट समेत 2 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ग्लाइडर एक घर में गिर गया। धनबाद में घर पर एक ग्लाइडर गिर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं झारखंड के धनबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर कि एक ग्लाइडर जो था वो अनियंत्रित होकर एक घर पर गिर गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे काफी लोग भी इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि पायलट समेत 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।